नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर आपसे मुखातिब हूँ कुछ और बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार को हम एक पुस्तक पर चर्चा करते हैं। और आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसको वैसे तो पहले 2 बार हम चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। एक तो इसकी बनावट, रूपरेखा क्या है, उसमें इसके ऊपर चर्चा की थी। और एक इसमें जो आमुख लिखा है उन्होंने, TSR सुब्रमण्यम, जो सेवानिवृत्त IAS है और पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इन्होंने इस किताब का आमुख लिखा है। तो ये किताब उसको उस आमुख को मैंने पूरा पढ़ा था, उसका एक वीडियो बनाया। तो ये दोनों के बाद अब फिर इस पुस्तक पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है कि इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा पूरी तरह, तो मुझे ये पुस्तक बहुत रोचक लगी। रोचक इन सेंस कि एक बात तो ये बता दूं मैं पहले आपको कि ये किताब जो एक अनुवाद है, क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर टूथ्स, ये एक किताब अंग्रेजी में थी। प्रकाश चंद्र पारिख ने इसको लिखा था। IAS अफसर थे वो और पूर्व सचिव रहे भारत सरकार में कोयला मंत्रालय में 2 साल रहे। बाकी उनका कार्यकाल अधिकतर आंध्र प्रदेश में भी रहा, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश कैडर से आते थे। ये है मूलतः जोधपुर के रहने वाले हैं और जयपुर में इनकी पढ़ाई हुई। फिर इन्होंने रुड़की ज्वाइन कर लिया था। रुड़की में ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। और इस किताब का जो अनुवाद किया है वो हमारे मित्र हैं दिनेश माली। वो खुद भी कोल इंडिया में ही काम करते हैं और महानदी कोल फील्ड में जनरल मैनेजर हैं। और कई पुस्तकों का वो अपना अनुवाद कर चुके हैं। विशेष तौर से उनका जो अनुवाद है वो उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में। उड़िया भाषा में बहुत सारे विद्वान लोगों ने उड़िया भाषा में लिखा है और संस्कृति में साहित्य का बहुत उसमें खजाना है। तो दिनेश कुमार माली उड़ीसा में रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस उड़िया भाषा के साहित्य को क्यों न हिंदी भाषी लोगों के तक पहुंचाया जाए। इसलिए उन्होंने कई किताबों का, कई साहित्य ग्रंथों का, लेखों का अनुवाद किया और अंग्रेजी का भी उन्होंने अनुवाद किया। उन्होंने एक्चुअली तो BE किया जोधपुर से, लेकिन बाद में उन्होंने इग्नू से कई कोर्स किए और उसमें ये ट्रांसलेशन का कोर्स भी किया। MBA का भी कोर्स किया उन्होंने। और उनका जो उनकी फील्ड के काम तो खैर उन्होंने की, लेकिन ये साहित्य के प्रति उनका जो अनुराग है, उनका जो रुझान है, उसको ये दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से इतना काम किया। ये छोटी सी भूमिका के बाद में इस किताब के ऊपर जो कुछ मैंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद खैर पूरी जिस तरह से लोग समीक्षा करते हैं, वैसा समीक्षक तो मैं नहीं हूँ। मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मैं साहित्यकार भी नहीं हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते जो मुझे लगा इस किताब को पढ़ने के बाद, वो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है। तो सभी संबंधित बंधुओं से, जैसे दिनेश कुमार माली से भी और प्रकाश चंद्र पारख जिन्होंने ओरिजिनल किताब लिखी,
उन सब से माफ़ी मांगते हुए कि हो सकता है इसमें मैंने कुछ अपना दिमाग लगाया हो और कुछ उनकी बातों के विपरीत भी बात हो, तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, उनकी नाराज़गी ना हो इसके लिए। तो मेरा ये मतलब कोई उद्देश्य नहीं है उनके सम्मान को चोट पहुँचाने का, लेकिन ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो ही। तो पुस्तक क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट्स एंड अदर ट्रुथ्स, इस किताब का जो हिंदी अनुवाद किया उसमें उस किताब का शीर्षक है शिखर तक संघर्ष। उसको पढ़ने का अवसर मिला। किताब बहुत रोचक जानकारियों से भरी पड़ी है, रोचक जानकारियों से भरी पड़ी है। रोचक जानकारियाँ इसलिए कि इसमें कैसे सिस्टम काम करता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। कैसे एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मंत्रालय में रह कर के कैसे उन नेताओं को डील करना पड़ता है, और नेता क्या चाहते हैं और संविधान क्या कहता है, या मंत्रालय के जो कामकाज हैं वो क्या कहते हैं, सांसद क्या चाहते हैं और वो मंत्रालय के का काम कैसे हो वो। तो दोनों में आपस में बहुत गुत्थम गुत्था है, और सिस्टम जो है ऐसे ही चलता है। उस सिस्टम के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ जो हमें पहले नहीं मालूम थी, वो हालांकि ये तो मालूम ही था कि कुछ तो गड़बड़ है और ठीक से सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये बात तो सभी जानते ही हैं। लेकिन इस किताब ने बहुत पुख्ता तरीके से तथ्यों के साथ पारिक साहब ने इसमें लिखा है। श्री पारिक ने आईएएस के रूप में जो सेवाएं दी, उन सेवाओं के अधिकतर राजनेताओं को के साथ काम करना पड़ा, और उनके साथ काम करते हुए उन्होंने जो अनुभव किया उसको इस पुस्तक के माध्यम से जनता के सामने रखा। यह भी पारिक साहब ने केवल घटनाओं का विवरण नहीं किया, बल्कि उनकी प्रमाण और तथ्यात्मक साक्ष्य भी इस पुस्तक के में दिए हैं। उन्होंने घटनाओं के संबंधित पत्र और उनके उत्तर और सरकारी आदेशों को भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस पुस्तक में की परिशिष्ट तालिका में प्रकाशित किया है। और ये परिशिष्ट तालिका मतलब 85 पेज की है, और 85 पेज का मतलब ये है कि एक छोटी मोटी किताब हो जाती है। तो उन्होंने पूरा अपनी जो बात उन्होंने जो कही इसमें, वो बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य के साथ, दस्तावेजों के साथ सबके सामने रखी है। इस किताब को पढ़ने के बाद श्री प्रकाश चंद पारिक के बारे में ये राय तो बनाई ही जा सकती है कि जिस पद पर वे पूरी रहे, वो पूरी मेहनत, ईमानदारी और जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर काम किया। वे एक इंसानियत पसंद और जिद्दी किस्म के इंसान हैं, जो गलत काम को या जनता के धन का अपव्यय रोकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और किसी से भी टकरा सकते हैं। फिर सामने कोई माफिया हो, राजनेता हो या बाहुबली, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने महत्वों के साथ सद्व्यवहार और विनम्र रहते हैं, लेकिन लगता है कि वो अनुशासन प्रिय और
नियम कायदों से चलने वाले इंसान हैं। वे भारत सरकार, जनप्रतिनिधि एवं अफसरशाही में एक सकारात्मक बदलाव देखने व उसे करने को भी तत्पर रहे। उन्होंने व्यवस्था में को पारदर्शिता बनाने की भी प्रयत्न किए, लेकिन जनप्रतिनिधियों, अफसरों और पूंजीपतियों के गठजोड़ के चलते सफल नहीं हो पाए। जो कुछ बदलाव उन्होंने किए वे भी उनके हटने के बाद या प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से निरस्त हो गए। उन्होंने खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट से अपना प्रारंभ किए, सेवाएं प्रारंभ की और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया। उनको सेवा प्रारंभ करने के लिए आंध्र प्रदेश कैडर मिला और उन्होंने पहले जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी के साथ मुलाकात से वो प्रभावित हुए और उन्होंने बाद में उन्हें कई जगह स्मरण भी किया। उनके काम उनके जिला कलेक्टर रहते हुए ही समझ लिया कि उसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर रहते हुए ही समझ लिया कि इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार करने के बीज विद्यमान हैं, लेकिन जिला सब कलेक्टर को तो क्या भारत सरकार के सचिव होकर भी उसे समाप्त करने के मजबूत इरादे से के बाद भी कुछ विशेष नहीं कर पाए। प्रशासनिक सेवा का अधिकारी तो एक भाग है। शासन, जनप्रतिनिधि और मंत्रिमंडल नीति और कानून बनाते हैं, काम करने के आदेश भी देते हैं और काम करने के आदेश भी मंत्री ही देते हैं। उनके आदेशों से ही काम होता है, व्यवस्था चलती है। पिछले लंबे समय में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के नेता और पूंजीपति तीनों मिलकर सरकारी कामों में लूट मचाए हुए हैं। ईमानदार अफसर और नेता भी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और ऐसे में दृढ़ निश्चय के बाद भी न कुछ कर नहीं करने वाले पारिक साहब ने सभी विभागों में काम किया, मंत्रालय में काम किया। उन्होंने लगभग भ्रष्ट मंत्रियों से विधायकों और सांसदों से टकराना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत ईमानदार छवि वाली नेता भी व्यवस्था और भ्रष्टाचार के सामने बेबस नजर आए और उन्होंने राज्यों में जैसे ब्रह्मानंद रेड्डी की बात की, उसी तरह चिन्ना रेड्डी, रामाराव व चंद्रबाबू नायडू की भी व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के सामने नतमस्तक होते देखा है। इसी तरह केंद्र में रहते हुए कोयला विभाग के सचिव पद पर भी कई लोगों को भ्रष्ट आचरण और षड्यंत्र करते देखा है। उनका मानना है उन्होंने ममता बनर्जी की कोयला मंत्री के रूप में देखा और उनकी सादगी और व्यक्तिगत ईमानदारी से वो कायल भी हुए, लेकिन जनप्रतिनिधि और पार्टी के हितों को अनदेखा नहीं कर सकी। उनके अवैधानिक कार्रवाई से 50 लोगों को कोयला मंत्रालय में
नौकरी दी, और ये नौकरियां बिना पद खाली हुए, बिना इंटरव्यू और बिना किसी सैंक्शन के हुई। इनके पद से हटने के बाद इन 50 लोगों को भी हटा दिया गया। इसी तरह अच्छा, ये लोग जो है मतलब पारिक साहब ने ये भी चिन्हित किया कि ये जो 50 लोग जिनको ममता बनर्जी के कहने से रखा गया है वहाँ पर, वो उस विभाग का या उस फैक्ट्री का या उस माइंस का कोई काम नहीं करते थे। ये सारे एक तरह से टीएमसी के होल टाइमर थे। तो ये मतलब जनता के पैसों से पार्टी की को चलाने का एक उदाहरण पारिक साहब ने सबके सामने प्रस्तुत किया, जो उनको ठीक नहीं लगा और ठीक नहीं भी है। इसी तरह शिबू सोरेन के भ्रष्ट आचरण को भी उजागर किया। धनबाद के सांसद कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे और कई सांसदों जैसे धर्मेंद्र प्रधान और ऐसे कई लोगों का जो है उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे ये व्यवस्था में अपने स्वार्थ के लिए रोड़ा बनते हैं और अवैध काम करने को अधिकारियों को विवश करते हैं। जो अधिकारी जनप्रतिनिधि और पूंजीपतियों के बीच पुल का काम करते हैं, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होती है, और लेकिन ईमानदार अधिकारी नियम और कानून के अनुसार काम करने और जनता के हित में काम करने वाले अधिकारियों को मुसीबत बन जाती है। या तो उन्हें स्थानांतरण कर दिया जाता है या उन्हें झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है और पद से हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। कोर्ट में चले जाते हैं केस, फिर कोर्ट में आप लड़ते रहो कई सालों तक, ऐसा चलता रहता है। तो पूरी पुस्तक और परिशिष्ट इन घटनाओं के से भरा पड़ा है। बस सब कुछ तो यहाँ लिखना संभव, यहाँ बोलना संभव नहीं है। मैंने प्रकाश चंद्र पारिक का दिनेश माली द्वारा किया साक्षात्कार भी पढ़ा। बहुत कुछ चीज़ें उसमें साफ गोई से पारिक साहब ने कही है। फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता को भी प्रकाशित किया है। इन सब के बावजूद भी इस पुस्तक को पढ़ते वक्त मुझे कहीं न कहीं लगा कि सरकार की पॉलिसी के साथ अधिकारियों और नेताओं के व्यक्तिगत सोच और विचार भी टकराव का कारण बनती हैं। हर व्यक्ति का विचार और सोच अलग अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सरकार की नीति से वो मेल खाए और यहाँ टकराव शुरू हो जाता है। हमारा संविधान और अब तक के कार्यप्रणाली समाजवादी और कल्याणकारी राज की रही है। पीएसयू इनके उदाहरण हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोल का जो राष्ट्रीयकरण का वो भी इसी वजह से किया गया था, और रेलों का राष्ट्रीयकरण भी इसी वजह से किया गया था कि हम एक कल्याणकारी राज्य। इसका बड़ा उदाहरण है श्री नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह की सरकार ने बिना किसी संविधान के बदलाव के पूंजीवादी नीतियां अपनाई। इससे कोई शक नहीं कि देश ग्लोबल हो गया, मतलब ग्लोबल नीतियां अपनाई एलपीजी की। उसके बाद निवेश बढ़ा, लेकिन उसका
अधिकतर फायदा निजी धनपतियों को, पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को ही मिला। आम लोगों को इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। पूंजीपति अपने फ़ायदे के लिए, अब ये व्यवस्था का दोष है निजी करने का, कि पूंजीपति अपने फ़ायदे के लिए व्यवस्था को भ्रष्ट करने लगा और भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। ऐसा नहीं है कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था, पहले भी था, पर भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप मोटे तौर पर बाद में ही लिया। व्यवस्था में पारदर्शिता का न होना भी एक बड़ा कारण रहा है। यह बात पारिक साहब ने अपनी पुस्तक में लिखी भी है। जनप्रतिनिधियों के भ्रष्ट होना सबसे बड़ा कारण है व्यवस्था का फेल होना। इसमें बड़ी मुश्किल ये है कि जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में अपनी जनता के सामने ऑडिट करवाने के लिए करवानी पड़ती है और आजकल चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। चुनाव में पैसा चाहिए। जो मंत्री हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र के खर्च के अतिरिक्त भी पार्टी के में मोटी रकम का इंतजाम करें। यह इंतजाम भ्रष्टाचार से ही हो सकता है। सबसे बड़ी जड़ जो है भ्रष्टाचार की सब पूरे सिस्टम में, वो यही है। चुनाव जब तक आप फेयर नहीं करेंगे और बिना खर्च के नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार से लड़ना और इस आपराधिक भ्रष्टाचार जो व्यवस्था के अंदर घुस गया है और संस्थागत हो गया है, उससे निजात पाना बहुत ही मुश्किल है। श्री पारिक ने उन पर लगे बेबुनियाद आरोपों की भी सफाई दी और दस्तावेज भी पेश किए और उनके द्वारा ऑडिटर जनरल विनोद राय को भी क्लीन चिट दी गई। लेकिन हमें लगता है हमें अभी भी लगता है कि विनोद राय ने जो भ्रष्टाचार के मामले प्रस्तुत किए, उन्हें उस समय तो बहुत हमें भी बहुत अच्छा लगे कि यार ये देखो भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना उजागर हुआ है ये वो, लेकिन वो एक एजेंडे के तहत चलाया गया प्रचार ही था। बाद में लोकपाल आंदोलन के सर्वे सर्वा अन्ना हजारे, रामदेव और अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी इसमें शामिल हुए। वे आज और उस सारे एजेंडे के पीछे जो है आरएसएस और भाजपा लगी हुई थी। और मीडिया ने इस को बहुत हाइप किया, इस भ्रष्टाचार को, और मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की मीडिया ने और पूंजीपतियों ने, बल्कि और इन चारों लोगों ने जिनका मैंने नाम लिया, इनके में बहुत सारे लोग शामिल थे। खैर इसमें अकेले ये नहीं थे, लेकिन आज उससे भी 1000 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इन लोगों में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कांग्रेस के विरुद्ध एक नैरेटिव बनाया और उसमें आरएसएस और भाजपा दोनों ने
पीछे रहकर मदद की, और मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 10 साल के शासन के बाद जब इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी स्कीमें आई है और बाहें मरोड़ करके जब पैसे वसूले जा रहे हैं, जो उस मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीज़ें आई, उससे लगता है कि बाहें मरोड़ करके पैसे वसूले जा रहे हैं। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में आके झूठ बोलना पड़ा, और उनके जो सॉलिसिटर जनरल और ये जितने भी हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में आकर के, तब भी कोई आवाज़ नहीं है उनके खिलाफ। और मीडिया तो बिल्कुल चुप है इस समय। इन सब बातें जो मैंने अभी आपको कही, चुनाव के बारे में या इस लोकपाल के बारे में या एजेंडे के बारे में, इसका इस पुस्तक से कोई लेना देना नहीं, ये मेरे अपने विचार हैं। लेकिन ये यहाँ प्रकट करना इसलिए ज़रूरी था कि विनोद राय की बात चल गई। पुस्तक पर आते हैं। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों के चुनाव की ऐसी पद्धति बनाई जाए, कोई भी व्यक्ति बिना किसी खर्च के चुनाव लड़ सके। अधिकारियों व राजनीति में भाग लेने वाले सिविल सर्विसेज के लोगों की ट्रेनिंग में भी बदलाव अपेक्षित है। ये प्रशिक्षण ब्रिटिश सिविल सेवा के समय से चल रहे हैं, प्रचलित हैं। उसी के मापदंडों से के आधारित आईसीएस सर्विस थी, उसके जो प्रशिक्षण होते थे वो उस समय हम गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार थी, और उन्होंने अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नियम बनाए थे, जिस तरह की ट्रेनिंग आईएएस अफसरों को देते थे, वो की वही ट्रेनिंग आज भी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कुछ बदलाव हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वही ट्रेनिंग चल रही है। और उस ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ये है कि सिविल सर्वेंट्स को, सिविल सर्विसेज के लोगों को जनता से दूर रखा जाता है, मिक्स नहीं होने दिया जाता है, और ये लोकतंत्र में बहुत गलत वो है, परिपाटी है। आज़ाद देश है भारत, अब एक आज़ाद देश है, यहाँ लोकतंत्र है, तो ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग भी लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए। जनता के लिए हर वक्त सुलभ हो अधिकारी, और उनके साथ सब संवाद करें। जनता के साथ जो है सिविल सर्विसेज के लोगों का भी जन संवाद होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और केवल आदेश थोपने से अब काम चलने वाला नहीं है। जनता, नेता और अधिकारियों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। नेताओं और मंत्रियों की अवैधानिक आचरण का भी जनता से साझा करना जरूरी है। जनता के हित में है, विभाग या मंत्रालय के हित में क्या है, और यह सब जनता को जानने का हक है। तभी तो वे तय कर पाएंगे कि कौन जनप्रतिनिधि बनने के काबिल है। लेकिन इसमें आरटीआई जो आया है उसको भी इतना संशोधित कर दिया है कि सूचना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ये पारदर्शिता अगर आपको मंत्रालय में चाहिए या ऑफिस के कामों में चाहिए, तो वो पारदर्शिता जनता के साथ भी साझा होनी चाहिए, मेरा ये कहना है इसमें। क्योंकि जनता ही कुल मिलाकर के, तो आप जनता के लिए ही कर रहे हो सब कुछ, तो जनता को से अगर आप गुप्त रख कर के कुछ काम करते हैं तो कैसे जनता के हित में होगा।
जनता और सरकार के बीच में पारदर्शिता जरूरी है। ये सब बातें और पारिक साहब के स्तर पर नहीं हो सकती है। मैं ये भी मानता हूँ कि पारिक साहब इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरह से किया, ई ट्रेंडिंग कराने का काम किया और कई सांसदों और विधायकों और सांसदों और मंत्रियों से उनके अवैधानिक कामों को रोकने का भी प्रयास किया। और मंत्रियों का एक बड़ा ये है कि भाई वो वर्बल ऑर्डर दे देते हैं, मुंह ज़बानी ऑर्डर दे देते हैं, और सेक्रेटरीज और जो भी मातहत लोग होते हैं उनको वो मानने पड़ते हैं। लेकिन पारिक साहब ने कहा कि आपका ही आदेश चलेगा, लेकिन आपको वो आदेश लिखित में देना पड़ेगा। आप लिखित में जो आदेश देंगे हम मानेंगे, हमारा तो काम ही आपकी आदेश मानना है। तो ये एक अच्छी बात है। तो नेताओं को मतलब लिखित आदेश देना चाहिए और कानून सम्मत देना चाहिए। मतलब आप हर कुछ भी आदेश दे दो, वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग माने, और कानून सम्मत भी, और जनता के हित में, जनता के पक्ष में हो वो कानून और वो आदेश। मतलब कानून अगर गलत है तो उसको बदलना चाहिए, जनता के हित में ही सारे काम होने चाहिए। लेकिन पारिक साहब के लेवल पर तो नहीं हो सकता है, लेकिन राजनेता, न्यायालय और संसद ये अगर चाहें सरकार तो इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं, और बाकी तो और कोई तरीका मुझे नहीं लगता। धन्यवाद आपको। इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरी था 400 पेज की किताब का। तो आप सबको धन्यवाद, हमारी बात सुनी आपने और अंत तक सुनी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं हमारे मित्र दिनेश माली, जिन्होंने, और प्रकाश चंद पारिक साहब जो पूर्व सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, उन दोनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार उनसे दोनों से माफ़ी मांगता हूं कि अगर कुछ गलत मैंने इसमें कहा हो तो वो मुझे माफ़ करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और कमेंट लिखें और सजेशन दें। सजेशन देने से हम और बेहतर करने की ओर अग्रसर होंगे।